इस बीच इस पिक्चर को कैसे पढ़ा जाए, और 2023 की शुरुआत बहुत ही वॉलेटाइल टर्म्स पर होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी साल क्या पेश करेगा? आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता हमारे साथ है। प्रदीप, आफ्टरनून। एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस वापस मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है, और इसका कोई खास कारण नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से भी कुछ खास नेगेटिव क्यूज नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है आज का, लेकिन हो क्या रहा है? इतनी निराशा, इतना थोड़ा नर्वसनेस क्यों है मार्केट में? नमस्कार हर्षदा एंड CNBC आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर्षदा, आई थिंक ये मार्केट हमेशा कई तरह के सेंटिमेंट में चलता है। आपने देखा कि पीछे वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में थोड़ी घबराहट थी, कमी बेशी थी, बट यहाँ के मार्केट्स में उस तरह की घबराहट नहीं देखने को मिली। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट्स कई बार इंपैक्ट करते हैं, लिक्विडिटी की वजह से कई बार इंपैक्ट करते हैं, कुछ न कुछ न्यूज की वजह से। जैसा आपने बिल्कुल कहा, कोई ऐसा मेजर कारण देखने में नहीं मिल रहा है जिसको कि हमको डिस्काउंट करना चाहिए कि हाँ उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इंपैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा घबराने की बजाय देखते हुए, स्थिर रहते हुए इन बाजारों की तरफ आई थिंक ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा ही मानना है कि मार्केट 3 साल के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छे पड़ाव के लिए चलने के लिए तैयार है। और इसमें कुछ एक इंटरमिटेंट रुकावटें या समझ लीजिए करेक्शंस आते रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में या एनी न्यूज के बेस पे रिएक्शंस मार्केट करता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक ये एक मिक्स बैग रिएक्शंस हमको जरूर देखने को मिल सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स के। बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देने की ओर अग्रसर होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप कह रहे हैं कि अच्छे रिटर्न्स आपको 3 साल के पर्सपेक्टिव में मिलेंगे, लेकिन प्रदीप, आनंद राठी एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत सारे रिटेल क्लाइंट से भी बातचीत करती है। मुझे बताइए, क्या उनमें इस समय ये पेन और ये पेशेंस के साथ बैठने की क्षमता है? क्योंकि पिछले साल ज्यादा कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है, और अगर आपको FD ही 7-8% तक के रिटर्न दे रहा है, तो इस पेन और हर रोज ऊपर नीचे और हर रोज इतने टेंशन को झेलने की क्या जरूरत? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बट हमको एसेट क्लास में रिलेटिव टर्म में रिटर्न और रिस्क को इवेल्युएट करना पड़ेगा। जैसा आपने बिल्कुल कहा कि FD अच्छे रिटर्न दे रहा है, बट पोस्ट टैक्स रिटर्न में लोगों के हाथ में क्या आता है कि बड़ा मुद्दा जो कि देखने को मिल सकता है और देखना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप दो एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं तो एक डेट है और एक इक्विटी है। अब डेट में आपके रिटर्न ऑलवेज आप कैप करके रखेंगे, कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, और पोस्ट टैक्स रिटर्न में वो वहां पे कम नजर आएगा। इक्विटी मार्केट ऐसा है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास, जैसा मैंने आपसे बात की और आपने भी बिल्कुल कहा कि 2 से 3 साल के अंदर जो हमेशा इक्विटी ने बेटर रिटर्न दिए हैं। पिछले साल जरूर हमने देखा है कि डेट और इक्विटी के पोर्शन में अगर इक्विटी ने कम रिटर्न दिए या कम रिटर्न दिए, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अगर देखें 3 साल या 5 साल का पीरियड का ब्लॉक पीरियड देखें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने हमेशा से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है ओवर डेट क्लास। एंड उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में मैं बात कर रहा हूं पोस्ट टैक्स रिटर्न की। तो नेट नेट अगर किसी भी आदमी को एक ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 से 5 साल का देखें तो कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। और कैपिटल मार्केट में इक्विटी एज एन एसेट क्लास अगर किसी भी निवेशक को देखना है, चाहे वो रिटेल हो चाहे HNI हो, आई थिंक वो हमेशा लंबे समय का नजरिए से ही देखना पड़ेगा। अब रह गई बात ट्रेडिंग की, कुछ एक लोग ट्रेडिंग की टेंडेंसी के साथ आते हैं और कई बार रिटेल में जैसा आपने कहा बिल्कुल छोटे समय में जब उनको नुकसान होने लगता है तो या तो वो चुप करके बैठ जाएंगे या यहां से हटना शुरू करेंगे और अपना कुछ मनी फिक्स डिपॉजिट या डेट की साइड ले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक ट्रेंडिंग मेंटेलिटी है जो कि लंबे समय के ऊपर नहीं लगती, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आपको कुछ एक तरह के रिटर्न दिखा सकती है। तो वो एक एब्सोल्युटली अलग मुद्दा है और वहां मैं हमेशा से कहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे भी और हमारे निवेशक के इन्वेस्टमेंट में जो सेमिनार्स होती है उस प्लेटफॉर्म पे
कि ये दोनों मुद्दे अलग है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग का मुद्दा अलग है और उसको करने की स्थिति और उसको देखने की स्थिति बिल्कुल अलग है। और अगर आप निवेश कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको नजरिया बदलना होगा और उस नजरिए को बदलना, क्योंकि ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट और ट्रेड करने की स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो रियल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा से हमारी यही सलाह रहेगी, उनको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी सेविंग है जो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, 3 से 5 साल के लिए जाता है और इवन प्रोबेबली लंबे समय के लिए जाता है। और अगर उसको देखना है तो जरूर इक्विटी एज एन एसेट क्लास देखनी चाहिए, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमेशा से एनी ब्लॉक पीरियड में बेटर रिटर्न की है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट चले चाहे बॉन्ड चले। आज सुबह सुबह हर्षदा नीरज जी ने भी, अगर आप देखें, एफडी की तरफ अपना झुकाव दिखाया और आप भी दिखा रही हैं एफडी की तरफ झुकाव। रिटेल निवेशक आजकल यही पूछ रहे हैं कि हर रोज आप देखिए, आप कहते हैं ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। इतना स्ट्रेस के बजाय वहां पे चुपचाप से पैसा लगा दिया, फिर बाद में देखेंगे 3 महीने का 6 महीने के बाद रिटर्न तो वापस स्टेबल होंगे ना। वॉलेटिलिटी का को बेयर करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, और गोल्ड भी तो एक सुरक्षित विकल्प है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है गोल्ड शायद बिल्कुल प्लीज सर, बिल्कुल प्लीज गो अहेड। हाँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ वीरेंद्र जी, हर्षदा जी आपको। आई थिंक अगेन मैं रिटरेट करूंगा कि जब अपन 3 और 6 महीने का मुद्दा लेते हैं, वोलेटिलिटी को लेते हैं, वोलेटिलिटी इन अ शॉर्ट टर्म ऑलवेज हाई रहेगी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मोर स्पेसिफिकली जो आपने मुद्दा उठाया, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, उनको निवेशक की तरह करना चाहिए। और अभी आप अगर हर्षदा जी देखें तो वास्तव में रिटेल इन्वेस्टर ने जो SIP के थ्रू हमारा इन्वेस्टमेंट किया है, आई थिंक इज सच ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इतना बड़ा ताकत हमारी बनी है मार्केट की कि जितना भी SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट निवेश आया है म्यूचुअल फंड्स में और वो कंटिन्यू हो रहा है, वो यही दर्शाता है कि लंबे समय में निवेशक पॉजिटिव है और वो देख रहा है कि हाँ हमको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। ओके, तो आपने कहा कि मतलब ठीक है, आई मीन ये बात, इसमें कोई राय नहीं कि हर्षदा का तथ्य अपने आप में बिल्कुल सही है कि एफडीज के रेट्स काफी स्ट्रांग है और अभी तो ये रेट रिवर्सल शुरू हुआ है, याद रखिएगा। अभी भी आपको शायद इस CY23 के शुरुआती आप देखें 2 पॉलिसीज में फिर 25-20 बेसिस पॉइंट का हाइक मिली जाए तो उसमें आप देखें आपको शायद और अच्छे रिटर्न्स मिले। लेकिन प्रदीप जी का मानना है एक निवेशक के अगर आप देखें तौर पर अगर आपको रिएक्ट करना है स्टिल इक्विटीज बेस्ट। लेकिन जब प्रदीप जी कहते हैं, आई मीन ठीक है, मैं रिटेल की बात करता हूं जो कि अब इक्विटी में आना चाहता है, म्यूचुअल फंड्स के जरिए डायरेक्ट एक्सपोजर लेना चाहता है इक्विटी में। डायरेक्ट एक्सपोजर जो इस चैनल को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं इस वक्त, अब इट्स ऑल अबाउट अर्निंग्स। बाजार अर्निंग्स कोई चीज करता है जहां अच्छी अर्निंग्स हो, आने की एक्सपेक्टेशन है, या फिर जहां बुरी अर्निंग्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। इन दोनों माध्यमों से और पर्सपेक्टिव से बात मैं करना चाहूंगा। क्या बहुत बुरी अर्निंग्स या फिर नंबर्स के खराब होने का, रेवेन्यूज टॉप लाइन के अगर आप देखें थोड़ा धीमे पड़ने का, आईटी में जो रिस्क था वो प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है क्या? क्या मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो थोड़ा बहुत आईटी को इस दौर में जब सब नकार रहे हैं उसको क्या देखना चाहिए? वीरेंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं इस दौर में आई थिंक मेरी सलाह हमेशा ये रहेगी कि अभी जो परिस्थितियां हैं, आई थिंक धीरे धीरे क्लियर आउट हो रहा है और अगला एक क्वार्टर विच इज जनवरी फरवरी मार्च और क्लैरिटी देगा जब दिसंबर के रिजल्ट आने शुरू होंगे। और मैं ये समझता हूं कि सभी कंपनियों का जो आज की स्थिति है वो डिस्काउंटेड हो चुका है इस मार्केट के प्राइसिंग में लार्जली, क्योंकि आपका मार्केट, अपना जो कैपिटल मार्केट है, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये हमेशा 6 महीने आगे को डिस्काउंट करने के चलने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर और यहां पे भी धीरे धीरे बातें आनी शुरू हो गई है कि आई थिंक यू आर नियर टू अ पीक ऑफ इन्फ्लेशन, you are near to a peak of your interest rate hike cycle. Now, a quarter or 2 quarter is something which probably you might see. Then if that is the case and people will probably start seeing a trend reversal in terms of interest rate hike cycle also,
then I think things will start moving in a different direction. And that's what ये मार्केट धीरे धीरे उस ओर देखने को शुरू करेगा. तो मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी तक जो आई है और जो इस साल की एक्सपेक्टेड हैं, आई थिंक वो मार्केट डिस्काउंट ऑलरेडी करना शुरू कर रहा है. जहां तक आपने सवाल किया आईटी सेक्टर में अब तक काफी नेगेटिव बैठे थे, बट अब धीरे धीरे पॉजिटिव बातें होनी शुरू हुई है और धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगी है. मुझे यह लगता है कि मार्च क्वार्टर के बाद डेफिनेटली आईटी क्वार्टर काफी अच्छा करेगा. तो आई मीन वेरी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, और जहां पे कंपनियों के वैल्यूएशन अच्छे हैं, जहां पे मैनेजमेंट अच्छे हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई बुराई है उनमें अगर कोई निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बिल्टअप करे. अच्छा, एक और चीज प्रदीप जी, अब ठीक मैं सीधे सेक्टर्स पे नहीं आऊंगा. मान लीजिए मैं आई थिंक लिक्विडिटी में बैठा हूं और मुझे एक्सपोजर लेना है इक्विटीज में. मैं मिड कैप्स की तरफ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा. मुझे याद है मार्च 2020 में मिड कैप इंडेक्स का लेवल था 12,195 और 2021 में इसका लेवल था करीब 33,000. यानी आप मोटा मोटी 20,000 पॉइंट का स्विंग आया था. वो मिड कैप कंपनियां, वो कंपनियां जिन्होंने पिछले 2 साल में काफी एक्सपेंड किया, काफी कैपेसिटी ऐड की, काफी पैसा बाजार से उठाया कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, अब उनके इंटरेस्ट बर्डन यकीन मानिए मतलब CY23 के मिड में जाते जाते काफी हाई हो जाएंगे. क्या मिड कैप्स ऐसे इस दौर में बहुत अच्छा करके देंगे जब मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है? क्या मैं मिड कैप पे फोकस करूं या फिर लार्ज कैप पे फोकस करूं? जब मैं म्यूचुअल फंड का भी चुनाव करूं तो क्या उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में जाऊं या फिर उन्हीं, अगर आप देखें, स्कीम्स में जाऊं जो कि लार्ज कैप पे फोकस्ड है या फिर मिड कैप पे फोकस्ड है? आपकी अप्रोच क्या होगी? सो आई थिंक मेरी अप्रोच में, मेरी सलाह में अगले 6 महीने तक निवेशकों को अगर निवेश करके धीरे धीरे होल्डिंग भी बनानी है तो उन कंपनियों पे देखना जरूरी है जहां पे उनकी डेट पोजीशंस, डेट पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है. आई थिंक क्योंकि जो कैश फ्लो से जिन्होंने अपने एक्सपेंशन किए हैं, बिकॉज पिछले कुछ टाइम में काफी कंपनियों ने कैश फ्लो से, अपने कैश जनरेशन से एक्सपेंशन किए हैं या इंक्रीमेंटल बिजनेसेस किए हैं. और मिड कैप कंपनियों में भी आपको कई ऐसे एग्जांपल मिलेंगे कि जिनमें बहुत ज्यादा हैवीली डेट बर्डन के साथ नहीं चले हैं. राइट, आपका बिल्कुल कहना सही है कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल हाई होने की वजह से उनके ऊपर डेट का टैक्स बर्डन आएगा. बट ये एक ऑलवेज एडजस्टिंग फॉर्मूला होगा जिसमें कुछ समय प्रोबेबली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा कमी बेशी होती रहेगी. बट लार्जर मुद्दा ये देखना चाहिए कि वास्तव में कंपनियों की टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगी कि नहीं करेगी. और उसमें मैं काफी पॉजिटिव हूं कि अगले 3 सालों में सभी कंपनियां कहीं ना कहीं ग्रो करेगी. और जो अच्छे मैनेजमेंट की, अच्छे सेक्टर में, अच्छे सेगमेंट में बैठी हैं वो डेफिनेटली ग्रो करेंगी. क्योंकि हम जो इकोनॉमी की ग्रोथ देख रहे हैं वो ग्रोथ आई मीन अक्रॉस द वर्ल्ड, आई मीन आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट रहेगी और रह रही है. और वो ग्रोथ के फैक्टर की वजह से यहां पे अभी कई और कांस्टेंट ग्रोइंग का ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर आना शुरू होगा. आपने बिल्कुल सही कहा. वो हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है फॉर अ क्वार्टर और 2 क्वार्टर. तो अगला साल अगेन प्रोबेबली मिक्स ब्रेक हो सकता है जिसमें अपना अगले 6 महीने, यहां से अगले 6 महीने थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो. बट ऑन द होल आई वुड से आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करेंगे. और दूसरा एक और बहुत मुद्दा अगर आप वास्तव में देखें, एक आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, बट लोगों ने पिछले 2 साल में कोविड के समय में काफी अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया है. तो उसकी वजह से भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है. तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा ऐसा नहीं मानता हूं. हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट जरूर आएगा. चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप साल के इस पहले इंटरेक्शन में हमारे साथ आवाज पे अपीयर हुए, सभी मुद्दों पे खुल के बात करी. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. इस बीच में थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें विषय परिवर्तन करके यहाँ पे कैबिनेट की